गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको पादपों में जल मार्ग पर आपसे चर्चा की। आपको हमने बताया है कि जल का मूल रोम से जाइलम तक, जल का मूल रोम से जाइलम तक जल के प्रवाह को ही पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। जल का मूल रोम से जाइलम तक जो जल का प्रवाह होगा उसे क्या कहा जाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहा जाता है। जल के पार्श्वीय प्रवाह के दौरान, जल के पार्श्वीय प्रवाह के दौरान तीन पथों का क्या किया जाता है? अनुसरण किया जाता है। अर्थात तीन पथों के द्वारा जल का क्या होता है? परिवहन होता है। पहला आपको बताया था हमने अपलवक, जिसको एपोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरा बताया सिम्प्लास्ट, जिसको संलवक कहते हैं। और तीसरा होता है रसधानी पथ, जिसे वैक्यूलर पथ के नाम से जाना जाता है। देखो, एपोप्लास्ट में हमने आपको बताया पादपों में जल का जो प्रवाह होता है, पादपों में जल का प्रवाह कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। पादपों में जल का प्रवाह कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, अंतर कोशिकीय जो स्थल होते हैं, उनके द्वारा होता है। उसे एपोप्लास्ट कहते हैं, या इस प्रकार के मार्ग को अपलवक कहते हैं। ठीक है। और इस पथ के अंदर जल का जो प्रवाह होता है वो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। दूसरा आपको बताया था सिम्प्लास्ट, जिसे बोलते हैं संलवक। ठीक है। पादपों में जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रव तंतु, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। उसे क्या कहा जाता है? सिम्प्लास्ट कहते हैं। अर्थात पादपों में जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रव तंतुओं के द्वारा, अर्थात प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। उसे क्या कहा जाता है? संलवक या सिम्प्लास्ट कहते हैं। संलवक जो होता है उसमें जल का प्रवाह परासरण की क्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था रसधानी पथ। ठीक है। रसधानी पथ में आपको बताया कि जल जो होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रव कला के द्वारा क्या करता है? प्रवेश करता है। जल जो होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसके द्वारा प्रवेश करता है? जीवद्रव्य कला के द्वारा क्या करता है? प्रवेश करता है। उसके पश्चात जल जो होता है वो टोनोप्लास्ट और रसधानी में से होकर के क्या है? गुजरता है। उसे क्या कहा जाता है? रसधानी या वैक्यूलर पथ कहा जाता है। ठीक है। देखिए, ये हम लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि, पादपों में जल अवशोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है, उस पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं तो आज जो हम पढ़ेंगे वो जल अवशोषण की क्रियाविधि पर आपसे बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। इज इट राइट? देखिए, लेसन नंबर 6, जिसका नाम है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ शेप इन प्लांट्स। पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जल अवशोषण की क्रियाविधि।
जल अवशोषण की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, जल अवशोषण की क्रियाविधि पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले 1949 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था क्रैमर। ठीक है, क्रैमर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पादपों में जल अवशोषण 2 प्रकार से होता है। क्रैमर नाम का जो वैज्ञानिक था, उस क्रैमर नाम के वैज्ञानिक ने 1949 में बताया कि पादपों में जो जल अवशोषण होता है, वो जल अवशोषण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। पादपों में जल अवशोषण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया, निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण जिसको बोलते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। और दूसरा आपको बताया था सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण जिसको बोलते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन पहला है निष्क्रिय जल अवशोषण। सबसे पहले बात करते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे सक्रिय जल अवशोषण। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रेनर नाम का एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का नाम क्या था? रेनर। और रेनर नाम के वैज्ञानिक ने, आपको बता दो कि सबसे पहले जल अवशोषण के लिए रेनर ने जल अवशोषण के लिए सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है, रेनर नामक वैज्ञानिक ने जल अवशोषण के लिए सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण शब्दों का प्रयोग किया था। रेनर ने ही जल अवशोषण के लिए किसका उपयोग किया था? सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण शब्दों का क्या किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था। क्लियर बात है? अब हम आपसे बात करते हैं सबसे पहले निष्क्रिय जल अवशोषण। देखिए, क्रैमर जो वैज्ञानिक था, इसने इस जल अवशोषण की 2 प्रकार हैं, ये क्रियाविधि है, इन पर विस्तृत रूप से क्या किया था? अध्ययन भी किया है। ठीक है, देखिए बात करते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण एक भौतिक क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? एक भौतिक क्रिया है। निष्क्रिय जल अवशोषण एक भौतिक क्रिया होती है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये कैसी प्रक्रिया है? एक भौतिक क्रिया है, फिजिकल रिएक्शन होती है, भौतिक क्रिया होती है जिसमें ऊर्जा की क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और ये क्रिया कौन सी है? भौतिक क्रिया होती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि निष्क्रिय जल अवशोषण जो होता है वो पादपों में जल अवशोषण का एक महत्वपूर्ण क्या होता है? विधि है। पादपों में जल अवशोषण की यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है। कौन सी? निष्क्रिय जल अवशोषण की। आपको मैं बता दूं, अधिकांशतः जो पादप होते हैं, अधिकांशतः पादपों में कुल अवशोषित जल का, अधिकांशतः पादपों में कुल अवशोषित जल का 96 से लेकर के 98% भाग निष्क्रिय अवशोषण विधि द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पादप जितना भी जल अवशोषित करता है उसका 96 से 98% जो जल होता है वो निष्क्रिय अवशोषण विधि के द्वारा क्या करता है? वो ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए आपको बोला कि अधिकांशतः जो पादप होते हैं वो कुल अवशोषित जल का 96 से लेकर के 98% भाग निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण की विधि द्वारा क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं।
देखिए इसमें किस प्रकार से पादप क्या है, जल अवशोषण करते हैं। निष्क्रिय अवशोषण किस प्रकार से होता है, हाउ टू पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। पादपों में निष्क्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होता है, आइए इस पर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, देखिए हाँ भी आपको पता है पादप की संरचना के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ये मृदा के अंदर होता है, ये क्या कहलाता है, जड़ या इसको मूल बोलते हैं। ये वाला जो भाग, ठीक है, जो प्रकाशानुवर्ती होता है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तना या स्तंभ कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, पत्ती या लीफ कहा जाता है। ठीक है, पौधे की संरचना के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। आपको हम यहाँ पे बता दें कि पौधे के कुछ वायवीय भाग होते हैं। पौधे के वायवीय भाग कौन से हैं, जो वायु के संपर्क में रहते हैं। जड़ तो रहती नहीं है वायु के संपर्क में, इसलिए तना है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, ठीक है, पुष्प हैं, ये सारे भाग जो होते हैं वो वायु के संपर्क में होते हैं। तो ये पौधे के क्या है, वायवीय भाग है। ठीक है, और ये पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं ये क्या काम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इनमें होती है तो इनसे क्या होता है, जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है भाई, सूर्य का जब तेज प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की तीव्र किरणें जब इन पादपों पर क्या होगी, आपतित होती है या गिरती है, तो आपको हम बता दें इन पत्तियों के अंदर क्या होता है, रंध्र क्या है, दिन में खुल जाता है। ठीक है, और रंध्र जब खुल जाते हैं तो आपको पता है कि इनके अंदर ये क्या है, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाओं से जल किस में आ जाता है, द्वार कोशिकाओं में आ जाता है। और द्वार कोशिकाओं में जब जल सहायक कोशिका से आ जाता है तो रंध्र क्या है, खुल जाता है। ठीक है, और रंध्र जब खुलते हैं तो ये जल क्या होता है, वाष्पित होता है। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो आपतित होता है, और ये जल जो होता है वो वाष्पित होता रहता है। सर्वाधिक रूप से जो जल का वाष्पन होता है वो पत्तियों के द्वारा ही होता है, क्योंकि पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक रूप से जल का जो वाष्पन होता है, जल जो वाष्पित होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियां एक मुख्य रूप से वायवीय अंग होता है, किसकी दृष्टि से, वाष्पोत्सर्जन की दृष्टि से। हम कह सकते हैं कि पौधे की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा, पौधे की पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल क्या होता है, बाहर निकलता है, जल क्या होता है, वाष्पित होता है। ठीक है, जब जल वाष्पित होता है तो इस पत्ती की जो कोशिकाएं होती हैं, इस पत्ती की कोशिकाओं में जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पत्ती की जो कोशिकाएं होंगी, ठीक है, पत्ती की कोशिकाओं में किसकी कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। पत्ती की कोशिकाओं में जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पत्ती की कोशिकाओं में जल की कमी होने के साथ साथ आपको मैं बता दूं यहां पर विसरण दाब न्यूनता का मान भी कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में जब जल का मान कम हो जाता है, जल की मात्रा कम हो जाती है, तो विसरण दाब न्यूनता का मान कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, जब जल की मात्रा अधिक होते हैं यहाँ पे तो विसरण दाब न्यूनता का मान कैसा होता है, कम होता है। क्लियरली बात समझ आ गई।
तो पत्ती की कोशिकाओं से जल जब वाष्पित हो जाता है तो पत्ती की कोशिकाओं से जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, और जल की कमी होने पर धीरे धीरे क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के अंदर ये सिराएं होती हैं, इसको बोलते हैं मध्य सिरा, ये होती हैं सिरिकाएं। ठीक है, तो पत्तियों के अंदर क्या होती हैं, जो सिरा होती है, पर्णशिरा जिसको हम बोलते हैं, ये पर्णशिरा कहलाती है। क्या कहलाती है, पर्णशिरा के नाम से जानते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है तो इसी दौरान क्या होता है, जो पर्णशिरा होती हैं उनमें भी जल की क्या होती है, धीरे धीरे कमी होने लगती है। तो पर्णशिराओं में भी जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पर्णशिराओं में भी जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कि पत्ती की कोशिकाओं में भी जल की कमी हो गई है, पर्णशिराओं में भी जल की क्या हो गई है, कमी हो जाती है। जैसे ही इन दोनों में जल की कमी हो जाती है वैसे ही पत्तियां जो होती हैं उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाता है, पत्ती में क्या उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। पत्ती में तनाव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और पत्तियों में तनाव उत्पन्न होने के पश्चात, ठीक है, आपको मैं बता दूं ये तनाव किस प्रकार का होता है। ठीक है, ये तनाव उत्पन्न हो जाता है, इस तनाव को ही हम चूषण दाब भी कहा जाता है। और चूषण दाब का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। चूषण दाब इसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। इस चूषण दाब को वाष्पो उत्सर्जन कर्षण भी कहा जाता है। वाष्पो उत्सर्जन कर्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पो उत्सर्जन कर्षण भी कहा जाता है। पत्तियों में जब तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, पत्तियों में जब तनाव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो मैंने आपको बताया कि यह तनाव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, चूषण दाब, या इसे वाष्पो उत्सर्जन कर्षण भी इसे क्या है, कहा जाता है। बात क्लियरली समझ में आ गई होगी यहां पर। जैसे ही यहां पर वाष्पो उत्सर्जन दाब, वाष्पो उत्सर्जन कर्षण क्या है, पत्तियों के अंदर तनाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। और पत्तियों में जब तनाव उत्पन्न हो जाता है तो पत्तियों में तनाव उत्पन्न होने पर जो तनाव होता है, क्या होता है, तनाव होता है। यानी कि पर्णशिराओं में तनाव उत्पन्न होता है। पत्ती की पर्णशिराओं में तनाव उत्पन्न होने पर तने के अंदर जो स्तंभ वाला भाग होता है उसमें भी क्या हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, तनाव क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है। तो तने के अंदर जो जल स्तंभ होता है उस जल स्तंभ के अंदर तनाव होता है। इसके अंदर जो जल स्तंभ होता है उसमें भी क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये तनाव किसमें पहुंच जाता है, धीरे धीरे मूल के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो पर्णशिराओं से तनाव, पर्णशिराओं से तनाव कहां पर उत्पन्न हो जाता, कहां पर फैल जाता है, तने के जल स्तंभ में, तने के जल स्तंभ में पहुंच जाता है। तने के जल स्तंभ से ये तनाव कहां पर पहुंच जाता है, मूल के अंदर क्या है, पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, मूल तक पहुंच जाता है। मूल तक पहुंचने के पश्चात आपको मैं बता दूं कि ये पत्तियां जो होती हैं, इन पत्तियों के अंदर क्या होगा, जाइलम होगा। और ये क्या है, मूल के अंदर भी क्या होगा, जाइलम होगा। जब पौधे की पर्णशिरा से लेकर के तना और मूल के अंदर जब तनाव उत्पन्न हो जाता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि पर्ण का जाइलम और मूल का जो जाइलम होता है, पत्तियों में उपस्थित जाइलम और मूल के अंदर जो जाइलम होता है, ठीक है, इन दोनों के अंदर एक सतत स्तंभ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक सतत स्तंभ की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, या एक सतत स्तंभ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जिससे क्या होता है, मृदा जल जो होता है, जिससे मृदा जल जो होता है वो मूल रोमों से होते हुए, मृदा जल जो होता है वो मूल रोमों से होते हुए कहां तक पहुंच जाता है, पत्तियों का अंदर क्या है, पहुंच जाता है। किसके माध्यम से पहुंचता है, यानी कि जो जल होता है, ठीक है, आपको बता दूं मूल रोम क्या करते हैं, मृदा से, ठीक है, मृदा जल जो होता है वो मृदा जल मूल रोमों के माध्यम से, मूल रोमों से होते हुए मूल में, मूल से तना में, और तने से किसके अंदर पहुंच जाता है, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के अंदर पहुंच जाता है, या पत्तियों के द्वारा उस जल को क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। आपने देखा कि इस प्रकार के
इस प्रकार के जल अवशोषण की क्रिया के अंदर पादप का कोई अंग, ठीक है, सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। पादप का कोई भी स्पेशल अंग ऐसा नहीं है जो स्पेशल भूमिका यहाँ पर निभा रहा हो। तो इसमें पादप का कोई विशेष अंग जो होता है वो सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। इसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि कहते हैं। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि को मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, इन पत्तियों के द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पौधे की पत्तियां या पौधे के वायु भागों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जल क्या हो जाता है? वाष्पित होता है। जल जब वाष्पित हो जाता है तो पत्ती की कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है, साथ में पर्णशिराओं में जल की भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। पत्ती की कोशिका और पर्णशिराओं में जल की मात्रा जब कम हो जाती है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है? तनाव, पत्तियों के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है और उस तनाव को चूषण दाब कहते हैं, जिसका मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। पर्णशिराओं में ये तनाव जो होता है, पर्णशिराओं से जो तनाव होता है वो तने के जलस्तंभ में, और तने के जलस्तंभ से कहां पर पहुंच जाता है? मूल के अंदर क्या है? पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? मूल के अंदर क्या है? जलस्तंभ, यानी कि तनाव जो होता है वो मूलों के अंदर क्या है? पहुंच जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों का जाइलम और मूल का जो जाइलम होता है, पत्तियों के अंदर उपस्थित संवहन ऊतक और मूल के अंदर उपस्थित जो संवहन ऊतक होते हैं, अर्थात संवहन ऊतक के रूप में जो जाइलम होता है, वो जाइलम, पत्तियों का जाइलम और मूल का जो जाइलम होता है वो एक सतत स्तंभ की क्या करते हैं? यहाँ पर निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा जो जल होता है, ठीक है, यह मृदा जल मूल रोमों के माध्यम से मूल में, मूल से तने में और तने से पत्तियों के द्वारा उस जल को क्या है? ग्रहण कर लिया जाता है, या पत्तियों के द्वारा उस जल को खींच लिया जाता है, जिसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहा जाता है। और आपने देखा कि इस विधि के अंदर पादप का कोई विशेष अंग जो होता है वो सक्रिय रूप से भूमिका नहीं निभाता है। इज इट राइट? जल अवशोषण के सिद्धांत को ध्यान से सुनना है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है जल अवशोषण के इस निष्क्रिय अवशोषण के सिद्धांत को या जल अवशोषण के इस सिद्धांत के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैं। पहला प्रमाण आपको मैं बता रहा हूं कौन सा प्रमाण है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब अधिक होती है, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र होती है तो जल अवशोषण की क्रिया भी कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है। ठीक है, ये पहला प्रमाण है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होगा, पानी तेजी से वाष्पित होगा तो जड़ों के द्वारा तेजी से ही जल का क्या होगा? अवशोषण होगा। यानी कि तेजी से जल जब वाष्पित होकर के पौधे से बाहर निकलेगा तो पौधे की जड़ें भी उतनी तेजी से जल का क्या करेगी? अवशोषण करेगी और पौधे के पत्तियों तक उनको पहुंचाने का क्या करेगी? कार्य करती है। ठीक है, अर्थात निष्क्रिय अवशोषण की परिभाषा क्या हुई? निष्क्रिय अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति, निष्क्रिय अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति पौधे के वायवीय भाग से होती है। आवश्यक बलों की उत्पत्ति पौधे के किस भाग से होती है? वायवीय भाग से होती है। जड़ की कोशिकाएं केवल क्या प्रदान करती है? मार्ग प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करती है। इस प्रकार के अवशोषण को ही निष्क्रिय जल अवशोषण कहा जाता है। निष्क्रिय अवशोषण के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि निष्क्रिय अवशोषण के लिए आवश्यक बल की जो उत्पत्ति होती है वो पौधे के किससे प्राप्त होती है? वायवीय भागों से। और वायवीय भागों में भी आपने देखा कौन सा भाग है? पत्ती वाला भाग है। ये पत्तियों से सर्वाधिक रूप से जल क्या होगा? वाष्पित होगा। जब जल वाष्पित होगा तो पौधे की पत्तियों में तनाव उत्पन्न होगा। तनाव जब उत्पन्न होगा तो आपको मैंने बताया कि जो पर्णशिराओं से तनाव जो होगा वो तने स्तंभ में, ठीक है, तने में उपस्थित जल स्तंभ और मूल रोम तक पहुंच जाता है। और जब यहां तक मूल तक यानी कि तनाव जब उत्पन्न हो जाता है तो पर्ण जो शिराएं होती हैं, कौन सी? पर्ण जो शिराएं होती हैं या पर्ण जो होती हैं उनमें जाइलम और मूल का जो जाइलम होता है
पर्णशिरा का जाइलम और मूल का जो जाइलम होता है उसमें सतत स्तंभ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिससे मृदा में जो जल होता है उसको मूल रोम के माध्यम से किस में आ जाता है, मूल में आ जाता है, मूल से जल तने में आ जाता है और तने से जल किस में पहुंच जाता है, पत्तियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या हुई, समाप्त हुई। देखिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सक्रिय जल अवशोषण। कौन सा अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए सक्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है, इस पर बात कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक रूप से जो जल का अवशोषण किया जाता है वो निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि द्वारा किया जाता है और लगभग 96 से लेकर के 98% कुल जल का, कुल अवशोषित जल का 96 से 98% जल अवशोषित जो किया जाता है वो निष्क्रिय जल अवशोषण विधि द्वारा किया जाता है। सक्रिय अवशोषण विधि द्वारा कुछ पादपों में अल्प मात्रा में, ठीक है, कुछ पादपों में अल्प मात्रा में जल का क्या किया जाता है, सक्रिय अवशोषण होता है। कुछ पादपों में अल्प मात्रा में जल का अवशोषण, ठीक है, जल का क्या होता है, सक्रिय अवशोषण होता है, अल्प मात्रा में होता है जल का, ठीक है। और कितना होता है मैं आपको बता दूं, पादपों द्वारा अवशोषित कुल जल का, पादपों द्वारा अवशोषित कुल जल का 2 से 4% भाग का अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण की विधि द्वारा किया जाता है। तो सक्रिय जल अवशोषण की विधि द्वारा 2 से लेकर के 4% कुल अवशोषित जल का 2 से 4% जल अवशोषित जो किया जाता है वो सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि द्वारा किया जाता है। आपको बता दें सक्रिय अवशोषण की जो क्रिया होती है उसमें मूल जो होते हैं वो सर्वाधिक रूप से क्या होती है, सक्रिय होती है। मूल क्या होती है, मूलों की सक्रियता होती है, अर्थात मूलों में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, धनात्मक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, मूलों में, मूलों की सक्रियता के कारण या मूलों में उत्पन्न धनात्मक बल के कारण जल का क्या होता है, सक्रिय अवशोषण होता है। अब किस प्रकार से जल का सक्रिय अवशोषण होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए भी हाँ भी ये देखिए ये एक पादप है, ठीक है, तो रात्रि के समय, कौन से समय में, रात्रि के दौरान बात कर रहे हैं। रात्रि के दौरान आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में वाष्पोषण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही नगण्य पादपों के द्वारा वाष्पोषण की क्रिया होती है। रात्रि के दौरान पादपों के द्वारा बहुत कम मात्रा में, ठीक है, रात्रि के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है, वाष्पोषण की दर क्या होती है, पादपों के अंदर बहुत ही क्या होती है, कम होती है या बिल्कुल ही क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पादपों में वाष्पोषण दिन के समय में अधिक होता है, रात्रि के समय में क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो रात्रि के समय क्या होता है, वाष्पोषण जब कम होता है तो उस समय सक्रिय जल अवशोषण होता है। रात्रि के समय क्या होता है, सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया होती है जब पौधे जो होते हैं वो रात्रि के समय उनके द्वारा वाष्पोषण बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसमें मूल जो होती है, जो जड़ें होती है, इनकी क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, किस प्रकार से होती है कि मूल के अंदर क्या होता है, जाइलम होता है, मूल में क्या होता है, जाइलम पाया जाता है।
ठीक है। और ये जाइलम क्या है, मूल में उपस्थित जो जाइलम होता है उस जाइलम में जल स्तंभ उत्पन्न होता है। ठीक है, इस मूल में क्या है, जाइलम के कारण जल स्तंभ क्या होता है, उत्पन्न होता है। जो आपको मैं बता दूं यहां पर धनात्मक बल को, ठीक है, यानी कि जो मूल होती है ना, आपको बता दो मूल के जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ उत्पन्न होने वाला क्या होता है, जल स्तंभ उत्पन्न होने वाले धनात्मक बल को क्या कहा जाता है, मूल दाब कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो जड़ें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कोशिकाएं, तो यहाँ पर जो मूल होती हैं इनके अंदर क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है। मूल के जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ में उत्पन्न होने वाले दाब को ही मूल दाब कहा जाता है। आपको बता दो मूल जो होती है वो मृदा से जल को, मूल जो होती है वो मृदा से जल को बलपूर्वक क्या करती है, ग्रहण करती है। और जब बलपूर्वक ग्रहण किया जाता है या बलपूर्वक अवशोषित किया जाता है तो वहां पे ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये ऊर्जा इन मूलों को कहां से प्राप्त होती है, ठीक है, तो सक्रिय अवशोषण के लिए ये आवश्यक जो ऊर्जा होती है या आवश्यक जो बल होता है ये किससे प्राप्त होता है, ये जो प्राप्त होता है आवश्यक ऊर्जा वो मूल की जो श्वसनशील कोशिकाएं होती है। मूल की श्वसनशील जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या काम करती है, यहाँ पे ऊर्जा उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और जब इन कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। मूल दाब उत्पन्न होने के कारण मूल जो होती है वो जल को बलपूर्वक रात्रि के दौरान क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। आपने देखा कि सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया रात्रि के दौरान होती है, वाष्पोत्सर्जन कैसा होता है, कम होता है। इसमें मूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे होती है कि मूल के अंदर श्वसनशील कोशिकाएं होती हैं। मूल के अंदर श्वसनशील कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती है, मूल को ऊर्जा प्रदान करती है। और ऊर्जा प्रदान करने पर ये मूल क्या करती है, मृदा से जल को क्या करती है, अवशोषित करती है। इस दौरान मूल की जाइलम जो होता है, मूल में उपस्थित जो जाइलम होता है उस जाइलम के अंदर जल स्तंभ उत्पन्न हो जाता है। और जल स्तंभ उत्पन्न होने पर मूल में धनात्मक बल, मूल में उत्पन्न जो धनात्मक बल होता है उसी को कौन सा बल कहा जाता है, मूल दाब कहते हैं। और ये मूल दाब उत्पन्न होने के कारण ही, ठीक है, जो जल होता है वो जड़ों से लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा कि मूल के अंदर श्वसनशील कोशिकाएं होती हैं, वो ऊर्जा क्या करती है, मूल को प्रदान करती है, जिससे यानी कि मूल में उपस्थित जो जाइलम होता है वो बलपूर्वक मृदा से जल को अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के पश्चात मूल में उपस्थित जो जाइलम होता है वो जल को, ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। अर्थात सक्रिय अवशोषण में जल की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसी के साथ सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया विधि क्या हुई, समाप्त हुई। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो यू विल टेल मी। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।